मैकेनिज्म की बात करनी है तो पहले आपको ना एक्टिन और मायोसिन की बात जो अभी तक हुई है वो ध्यान में रखना है। अब एक वर्ड पहले ये समझना है, जिसको याद है वो बताओ। न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, बोलो भाई, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से क्या समझ रहे हो? आपका जो नर्वस सिस्टम है, जिसे हम नर्व फाइबर कहते थे, एक्सॉन एंडिंग कहते थे, वो सारा कुछ है ना, इंपल्स कंडक्ट होके कहाँ जाता था? जो हमारे मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, कोई हम सेंसरी इंपल्स ले जाता है, हमारा ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है, फिर मोटर इंपल्स भेजता है। उस मोटर इंपल्स का जिसकी वजह से रिस्पॉन्स देते हैं, तो वो रिस्पॉन्स कौन दिलवाता है? मसल्स ही दिलवाती है भाई। जैसे मैं अपन हाथ नीचे से मैंने ऊपर किया है, तो किसकी मदद से? इधर की मसल्स की मदद से। तो मोटर इंपल्स कहाँ आके एक पॉइंट ऐसा होगा ना जहाँ पे मसल्स और ये नर्वस टिश्यू, नर्व सेल या न्यूरॉन एक दूसरे से अटैच होंगे, अटैचमेंट होएगा, तभी उनका सिग्नल वहां तक आएगा। और वो जो सिग्नल नर्वस सिस्टम लेके आ रहा है वैसा चेंज मसल्स में होएगा, नहीं तो कुछ भी चेंज हो सकता है। भाई आप चाहते हो कि हाथ हमारा ऊपर उठना है, अगर वो मोटर सिग्नल कह रहा है, मोटर सिग्नल से ऐसा इंपल्स आया, अगर वो सिग्नल मसल्स तक ना पहुंचे तो मसल्स तो इधर पीछे ले जाएगा हाथ। सोचो ऐसा हो जाए तो क्या होगा? कोशिश करोगे कुछ, होगा कुछ। मतलब ब्रेन तो कुछ सिग्नल देगा लेकिन बॉडी का रिस्पॉन्स कुछ और आएगा। ठीक है, तो ये जो जंक्शन कहा जाता है न्यूरॉन का, या हम बोले तो नर्व सेल का, किसके साथ? मसल सेल के साथ, इसको हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या बोलोगे? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। देखो अब एक ये वर्ड ध्यान रखना है। पहला पॉइंट देखो, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, स्लाइडिंग वर्ड आई थिंक सबके जीवन में ऐड हो चुका है आज के टाइम पे। स्लाइडिंग डोर्स आते हैं या स्लाइडिंग विंडोज आती हैं, अभी इधर नहीं। स्लाइडिंग तो मतलब समझ रहे हो ना, वो जो खिसका देते हैं, कुछ रोल्स नीचे लगे होते हैं, वो स्लाइडिंग समझ रहे हो आप? इतना तो पिक्चर में बन रहा होगा दिमाग में। ठीक है, विच स्टेट दैट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर टेक्स प्लेस बाय द स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट। अब यहां से आपको याद रखना है, स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट। इतनी सी बात याद रखिए, जो आपका थिन फिलामेंट था, थिन फिलामेंट बोले तो एक्टिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करता है। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे आपका वो स्लाइडिंग वाला विंडो होता, तो वो जैसे यहाँ पे फ्रेम है वैसा फ्रेम होता, फ्रेम पे वो कुछ ऐसे पैसेज बना होता है, उस पे वो रोल्स लगे होते हैं। तो इस फ्रेम को आपको थिक फिलामेंट समझ लेना है, विंडो जो स्लाइड कर रहा है वो आपका एज अ थिन फिलामेंट समझ लेना है। तो थिन फिलामेंट किसके ऊपर स्लाइड कर रहा है? थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करता है, ये ध्यान में रखना है। मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय अ सिग्नल सेंड बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक सिग्नल भेजता है मोटर न्यूरॉन के थ्रू। मोटर न्यूरॉन वो न्यूरॉन जो सीएनएस से कहाँ ले जाता है सिग्नल? किसी ऑर्गन तक ले जाता है। अ मोटर न्यूरॉन along with muscle fiber connected to constitute motor unit। अब देखना, ये एक अच्छा वर्ड है मोटर यूनिट। मोटर यूनिट इज इक्वल टू, आप लिखोगे इसको नोट करके, मोटर यूनिट इज इक्वल टू न्यूरॉन प्लस मसल। ठीक है, और ये न्यूरॉन जो होगा वो कौन सा न्यूरॉन होगा? मोटर न्यूरॉन होगा। मोटर न्यूरॉन प्लस मसल का जो एक साथ हम जो स्ट्रक्चर देखते हैं वो मोटर यूनिट कहा जाएगा। एंड इनके बीच एक जंक्शन होता है, मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा। सार्कोलेमा आई थिंक क्लियर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर, है ना। मसल फाइबर कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या फिर मोटर एंड प्लेट। मोटर एंड प्लेट वर्ड तीनों समझो। मोटर, ये जो न्यूरॉन होगा ये मोटर न्यूरॉन होगा, इसका एक्सॉन एंडिंग और किससे अटैच होता है? मसल फाइबर एज अ प्लेट के साथ। तो मोटर
एंड प्लेट, 3 वर्ड हम ये लिखते हैं साथ में, या फिर ज्यादा अच्छा है कि आप ये याद कर लो, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, अब ये जंक्शन के बाद क्या होगा, जो सिग्नल है, अ सिग्नल रीचिंग दिस जंक्शन रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर आपने पढ़ा हुआ है, एसिटिलकोलिन। एसिटिलकोलिन कैसा न्यूरोट्रांसमीटर है? एक्साइटेटरी है। कैसा है? एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, और ये जनरेट करता है आपका एक्शन पोटेंशियल इन सार्कोलेमा। अब देखो फिर से वर्ड वही आ रहा है जो आपने नर्वस सिस्टम में पढ़ा था, एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द न्यूरो। वहां पे हमने बात करी थी तो एक्सोलेमा बात करा था, यहाँ पे हम सार्कोलेमा बात करेंगे बस। यहाँ भी पोलराइजेशन होता है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज एक तरफ नेगेटिव चार्ज। जब पोल्स बन जाएं तो वो एक्शन पोटेंशियल हो जाएगा, मींस पोलराइज स्टेट ऑफ द मेम्ब्रेन ड्यू टू, वो उसका रीजन कौन होगा? आयन डिफरेंस, कंसेंट्रेशन ऑफ आयन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो आपको एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव मिल जाएगा, और सेम कंडीशन यहाँ भी मिलता है, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी होगा। और वो पोटेंशियल डिफरेंस जो जनरेट होता है इस न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से, वही आगे हमारे मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म है कैसे होगा वो इनिशिएट कराता है, इसलिए उसको हम नाम दे देते हैं एक्शन पोटेंशियल। बोलो, अरे भाई पोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन याद आ रहा है कि नहीं? फिर डीपोलराइजेशन पढ़ा था, फिर रीपोलराइजेशन पढ़ा था, तो सेम बात यहाँ भी है। दिस स्प्रेड्स थ्रू द मसल फाइबर एंड कॉजेज रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन इनटू सार्कोप्लाज्म। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये स्प्रेड होगा, और मैंने एक बात बोली थी कि इनका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसके अंदर कैल्शियम आयन का स्टोरेज होता है, इसलिए इसका नाम एक अलग टर्म से हमने बोला सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर इसके ऊपर स्प्रेड होता है मसल फाइबर के ऊपर, जहां से भी इनका मान लो कि इधर से जंक्शन है न्यूरॉन के साथ, है ना, जैसे ये एसिटिलकोलिन रिलीज करेगा तो इनके सार्कोप्लाज्मा में कैल्शियम आयन का रिलीज या कैल्शियम आयन का कंसेंट्रेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। पहली बात, जो कि उसी के कहां पे स्टोर था? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, इंक्रीज इन कैल्शियम लेवल लीड्स टू बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन याद करो, ट्रोपोनिन के 3 सब यूनिट्स थे, इनहिबिटरी और एक था आपका सी, एंड देन उसके बाद कैल्शियम वाला एक यूनिट था। इस कैल्शियम के साथ बाइंड करना शुरू कर देता है ऑन एक्टिन फिलामेंट एंड देयर बाई रिमूव द मास्किंग एक्टिव साइट ऑफ फॉर मायोसिन। जो मायोसिन के लिए इनका अटैचमेंट का एक्टिव साइट था एक्टिन के ट्रोपोनिन पर, कैल्शियम के बाइंड होने पर वो खुल जाता है या हट जाता है, मास्क हट जाता है। जब मास्क हटा तो ये एटीपी का यूज करके, एटीपी का हाइड्रोलिसिस करके जो मायोसिन करेगा, एटीपी के पास, उसके पास एक था हेड के पास एटीपी बाइंडिंग साइट, तो एटीपी का हाइड्रोलिसिस कराएगा, एनर्जी यूज ब्रेक करेगा। द मायोसिन हेड नाउ बाइंड्स विद द एक्सपोज्ड एक्टिव साइट ऑन एक्टिन एंड फॉर्म क्रॉस ब्रिज, और वो क्या बनाएगा? क्रॉस ब्रिज। अब इसको यहां देखो, यहां आपको एटीपी बाइंडिंग साइट दिख रहा है, ये एटीपी बाइंडिंग साइट है, ये इनका मायोसिन का एटीपी बाइंडिंग साइट एटीपी का यूज करेगा, एटीपी से एनर्जी एक्चुअली निकालेगा एटीपी को ब्रेक करके, हाइड्रोलिसिस करके। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। कोई भी मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो वाटर की प्रेजेंस में वो हाइड्रोलिसिस कहा जाएगा। अब इसके पास देखो, ये ट्रोपोनिन सी था जो कैल्शियम बाइंडिंग साइट है, कैसा था? ट्रोपोनिन, ये इनके 3 यूनिट्स थे। कैल्शियम बाइंडिंग साइट पर क्या होगा? जब ये कैल्शियम या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन बाहर रिलीज हुआ सार्कोप्लाज्म में, कहां पे? सार्कोप्लाज्म में। अब आपको एक बात याद होनी चाहिए, अपन ने बात करा था स्टार्टिंग में ही कि इनका जो
एक्टिन और मायोसिन का फिलामेंट है वो सेंट्रल पोजीशन पे होता है, इनके साइटोप्लाज्म मसल फाइबर के जो सार्कोप्लाज्म है न्यूक्लियस पेरिफेरल पोजीशन पे होते हैं। याद आ रहा है? ठीक है, तो उसको दिमाग में रखते हुए सार्कोप्लाज्म में ये कैल्शियम आयन का लेवल बढ़ता जाएगा एंड कैल्शियम लेवल बाइंड करता है इस ट्रोपोनिन के साथ। ट्रोपोनिन का बाइंड का मतलब क्या हुआ, जो इनका इनहिबिटरी साइट है, जो मास्किंग हुआ था वो मास्किंग हट गया। अब मास्किंग हटने के बाद इनका जो ट्रोपोनिन टी है, ट्रोपोमायोसिन साइट जो है या हम एक्टिन पर इसका एक्टिन बाइंडिंग साइट जो है मायोसिन के पास, यहां से और एक्टिन के ट्रोपोनिन के साथ बाइंडिंग हो जाएगी इसके इस साइड से, दोनों एक दूसरे से एक बॉन्ड बना लेगा और वो जो बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलेंगे क्रॉस ब्रिज। उसको क्या बोलोगे? क्रॉस ब्रिज। क्रॉस ब्रिज क्यों बोला जाता है वो यहां देखो, इधर इस पिक्चर को देखो, ये एनसीईआरटी का पिक्चर है, ध्यान से इसको देखना। पहला स्टेप ये रहा, ये आपका एक्टिन फिलामेंट है, ठीक है, और एक्टिन फिलामेंट पर वही यहाँ पे ट्रोपोनिन होगा, तीनों सब यूनिट्स होंगे, मायोसिन का एटीपी बाइंडिंग साइट है, फिर यहाँ एक्टिन बाइंडिंग साइट है, वो सारा स्ट्रक्चर में आपने देख रखा है। तो पहले स्टेप पर क्या होता है, ये एटीपी का यूज करा, एडीपी में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में प्लस एनर्जी जो रिलीज हुआ, उस एनर्जी की मदद से यहाँ एक्टिन के ट्रोपोनिन वाले यूनिट के साथ इनका बॉन्ड बन जाता है मायोसिन के हेड का। किसका? मायोसिन के हेड का। और इसी बॉन्ड के फॉर्मेशन के बाद ये जो स्ट्रक्चर बनता है, इसी को अपन ने बोल दिया क्या? क्रॉस ब्रिज, या इसी स्टेप को हम सेकेंड स्टेप को बोलते हैं एक्चुअली फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। अब ये जब क्रॉस ब्रिज बन गया, फिर क्या होगा, ये जो इनका हेड है, इनका जो हेड है किसका? मायोसिन का, वो बेंड होगा, मींस एक्टिन एक्चुअली इसी की मदद से आगे की तरफ स्लाइड करेगा इस डायरेक्शन में। अब ये स्लाइड करने के बाद, अभी इस पिक्चर को देखोगे तो आपको और क्लियर होगा, ये मायोसिन है, ठीक है, एक्टिन पे यहाँ पे इनका हेड, ये जो आपको ये डॉट से ऊपर उभरे हुए से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये आपके इनके हेड हैं। हेड और ये एक्टिन के बीच बॉन्ड बना, ये बॉन्ड बनने के बाद इसको इस तरफ क्या करेगा? पुल करेगा, और इसको इस तरफ पुल करेगा। तो स्लाइड कौन करेगा? ये एक्टिन इसके ऊपर स्लाइड करेगा, मायोसिन के ऊपर। किसके ऊपर स्लाइड होगा? मायोसिन के ऊपर स्लाइड होगा। जैसे मान लो कि ये इनका ऐसे हेड है, इधर एक्टिन ऐसे है। अब एक्टिन अगर इधर बेंड होगा, या जैसे पहले अभी इस पोजीशन पे इधर बेंड होगा, तो मायोसिन जो है वो अपनी पोजीशन इधर शिफ्ट करेगा, तो मायोसिन एक्टिन इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर इस सेम यहाँ पे भी यही क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा। तो दोनों जो यहाँ पे ये जोन था, इसका नाम क्या था? एच जोन। एच जोन का लेंथ धीरे धीरे कम होने लगता है, इवन खत्म हो जाता है, या फिर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन के केस में, मींस मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन के केस में इनके दोनों हेड आपस में ओवरलैप कर जाते हैं। इतना भी कॉन्ट्रैक्शन होता है मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन के केस में। तो ये लेंथ कम होएगी, तो लेंथ कम होएगी तो सार्कोमियर का लेंथ भी कम हो जाएगा, और सार्कोमियर का लेंथ कम होना, दैट इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। ये इतनी सी बात है। यहाँ इस पिक्चर को तो देख लो, और एक आपका ये वाला, जब हमारी मसल्स रिलैक्स स्टेट में होती है, इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ये रिलैक्स स्टेट में होती हैं तो कैसा होगा? देखो, ये एक्टिन है, ये मायोसिन है, इनका एच जोन इस साइज का होगा, आई बैंड है, फिर ये आपका ए बैंड है, सारा ये दिखाया गया जेड लाइन है। जब कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में होती है, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट मतलब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो एच जोन की लेंथ देखो यहाँ पे, और यहाँ पे लेंथ देखो, साइज कम हुआ, ठीक है। अभी ये धीरे धीरे और कम होता जाएगा, और कम होने का मतलब है कि जब आपकी मसल मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन के स्टेट में चली जाती है, तो आप यहाँ देखोगे तो एक्टिन और ये एक्टिन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर चुके हैं। इधर देखो ओवरलैपिंग हो चुकी है। पहले ये दोनों का हेड एक पास होएगा, फिर ओवरलैपिंग भी हो जाती है। कब? किस केस में? जब मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। अब इनके सार्कोमियर की लेंथ को कंपेयर कर लो तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इधर सार्कोमियर की लेंथ इधर इतनी है, इधर आपको थोड़ी कम दिखेगी, और यहाँ पे सबसे कम लेंथ दिखेगी सार्कोमियर की,
और वो सिर्फ ये रहे। एक सार्कोमेयर की लेंथ ये है और ये 2 सार्कोमेयर इस पे आपको बनाया गया है। ठीक है, तो ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में ऐसा कुछ चेंज होता है। अब देखो आगे नेक्स्ट स्टेप पे क्या आपको देखना है। क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होने के बाद दिस पुल द अटैच्ड एक्टिन फिलामेंट टूवर्ड द सेंटर ऑफ ए बैंड। ए बैंड के सेंटर की तरफ उसको पुल करता है। द जेड लाइन अटैच दीज एक्टिन्स आर ऑल्सो पुल्ड, क्योंकि एक्टिन फिलामेंट से जेड लाइन भी अटैच। एक्टिन फिलामेंट कहां जाके अटैच है? जेड लाइन से ही अटैच है। नहीं भाई बात बन रही है ना? तो जेड लाइन भी वो साथ में शिफ्ट होगा, है ना? जेड लाइन को भी शिफ्ट करता है इनवर्डली, देयर बाय कॉजिंग ऑफ शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमेयर। जेड लाइन जैसे जैसे शिफ्ट होता चला जाएगा तो सार्कोमेयर का लेंथ कम होता चला जाएगा। एंड यही शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमेयर इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। बस एक इतनी छोटी सी बात याद रखिए, क्या? शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमेयर इज द मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ड्यूरिंग शॉर्टनिंग द मसल ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन द आई बैंड गेट रिड्यूस्ड। याद करो आई बैंड क्या था? कर यहां तक ये आई बैंड है, इसको ही बोलोगे आई बैंड। जब ये इधर शिफ्ट करता जाएगा, इधर पुल होता जाएगा, तो ये आई बैंड का जो लेंथ यहाँ अभी इतना था वो कम होता चला जाएगा। जितना ये एच जोन कम होगा उतना आई बैंड कम होता चला जाएगा। तो आपका लाइट बैंड है वो दिखना बंद हो जाएगा। यहाँ ओवरलैपिंग नहीं है एक्टिन और मायोसिन की, तभी तो ये लाइट दिख रहा है। जब ये ओवरलैपिंग हो जाएगी तो ये आधा आई बैंड का ये आधा हिस्सा है, आधा हिस्सा ये है, तो नेक्स्ट सार्कोमेयर के साथ भी तो यही हो रहा होगा। तो आई बैंड का लेंथ खत्म मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन के केस में। वैसे कॉन्ट्रैक्शन में थोड़ी बहुत आई बैंड रह जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, मायोसिन क्या करेगा? मायोसिन रिलीजिंग एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एक्चुअली ये पीआई है, गोज बैक टू इट्स रिलैक्स स्टेट। जैसे मायोसिन ये रिलीज करेगा आपका एटीपी का ब्रेकडाउन करके, एंड एक अगेन एटीपी के साथ बाइंड करेगा एंड क्रॉस ब्रिज इज ब्रोकन। एक एटीपी फिर से यूज होगा, जो क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए एक एटीपी का यूज हुआ था, उसी क्रॉस ब्रिज को तोड़ने के लिए फिर से एटीपी टूटेगा एंड देन क्रॉस ब्रिज ब्रेक हो जाएगा। एंड द एटीपी इज अगेन हाइड्रोलाइज्ड बाय द मायोसिन हेड एंड साइकिल ऑफ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन इज ब्रेकेज रिपीटेड कॉजिंग फर्दर स्लाइडिंग। जब क्रॉस ब्रिज टूट गया तो नेक्स्ट आगे स्लाइड करके नए क्रॉस ब्रिज, नए मायोसिन के हेड से उसको फिर से जोड़ेगा, क्रॉस ब्रिज फिर से बनेगा। एंड ये प्रोसेस कॉन्टिन्यू रहेगी कैल्शियम आयन जब तक क्या हो जाएगा, कैल्शियम आयन आर पम्प्ड बैक इनटू द सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी रिजल्टिंग इन द मास्किंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट। जब ये उनके सार्कोप्लाज्म से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, सिस्टर्नी एक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कंपोनेंट है, आपने पढ़ा होगा सिस्टर्नी वेसिकल वैक्यूल, है ना? तो सिस्टर्नी में जब वो वापस चला जाएगा कैल्शियम आयन तो मास्किंग फिर से हो जाएगी, और जब मास्किंग हो गई तो फिर से आगे क्रॉस ब्रिज बनेगा ही, है ना? एंड दिस कॉज रिटर्न ऑफ जेड लाइन बैक देयर ओरिजिनल पोजिशन एंड दैट इज अ रिलैक्सेशन, और फिर से हमारी मसल रिलैक्स हो जाएंगी। रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ मसल कैन लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ, अब ये आपको ध्यान रखना है, यही मसल कॉन्ट्रैक्शन आप जब रिपीट करते हो बार बार, जैसे अपन कोई वो डंबल उठाने वाला एक्सरसाइज करें तो आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन बार बार होएगा और रिलैक्स होएगा। तो जब वहाँ मसल कॉन्ट्रैक्शन रिपीट होने का मतलब है कि एटीपी कंजम्पशन बढ़ेगा, एटीपी का ही यूज होके करेगा, और एटीपी का मतलब है कि दैट इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, और वो एरोबिकली होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। एरोबिकली होता है इनिशियली स्टेज में जब तक हमारा ब्लड ऑक्सीजन सप्लाई कर पा रहा होता है, क्योंकि हम वो कॉन्टिन्यूसली 15-20 मिनट आधे घंटे कर रहे हैं तो ऑक्सीजन सप्लाई कम होने लगेगी। कम क्यों होने लगेगी? आपको लगेगा कि हम ब्रीदिंग कर रहे हैं तो ऑक्सीजन सप्लाई तो होनी चाहिए, बट इट टेक्स टाइम। हमारा जो ब्रीदिंग रेट है, ब्लड का सर्कुलेशन का फ्लो है, वो सब कुछ एक लिमिट पे ही काम करता है, थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट एनर्जी की कॉन्टिन्यूअस बढ़ती रहेगी क्योंकि आप वो एक्सरसाइज कर रहे हो, है ना? मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन चल रहा है। तो उस केस में
यहाँ जो डिस्टेंटली लोकेटेड बॉडी पार्ट्स, जैसे यहाँ थाई की मसल्स में या इधर वाले लिम्स के मसल्स में, थाई की मसल्स में, इनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है। और जब एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाएगा तो आपके उस मसल फाइबर्स में एटीपी जनरेट करने के लिए एनारोबिक रेस्पिरेशन जब शुरू होगा तो लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन शुरू हो जाता है एक्चुअली, है ना। अब जब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन शुरू हो जाएगा तो उन मसल्स में आपको लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट, एंड दिस लैक्टिक एसिड जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका क्या हो जाएगा, वो आपको दर्द, पेन होना शुरू हो जाएगा। जितना ज्यादा लैक्टिक एसिड उतना ज्यादा पेन। यही लैक्टिक एसिड ही आपको पेन कॉज करता है, या जिसे आप क्या बोलते हो, फटीग, थकावट, थक गए, अब नहीं हो सकता, भागते भागते वो बैठ जाते हैं, है ना। तो मसल्स में ज्यादा लैक्टिक एसिड। हाँ, फिर उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, क्या करना होता है, मसल्स को हम रिलैक्स करते हैं, भाई छोड़ देते हैं कि अब नहीं दौड़ते, अब या डंबल रख देते हैं, तो मसल्स अब रिलैक्स्ड हैं। उन मसल सेल्स में जिनमें लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो गया तो उन लैक्टिक एसिड का क्या होता है, फिर से ब्रेक डाउन। और वो ब्रेक डाउन कहाँ होगा, इधर देखो, लास्ट में आपको ले चलूंगा मैं। और वो ब्रेक डाउन के लिए एक साइकिल चलती है जिसका नाम है कोरी साइकिल। ये लैक्टिक एसिड का ब्रेक डाउन होता है मसल्स में। कोरी साइकिल जो आपका लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेटेड होता है मसल्स में ड्यूरिंग sustained contraction, formed lactic acid is transported into blood as blood lactate। ब्लड में ये ट्रांसपोर्ट करा जाता है ब्लड के थ्रू। कहाँ ले जाया जाएगा, लीवर में पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन का रिएक्शन है। एंड देन ये लीवर में लैक्टिक एसिड जाएगा, लीवर में ये क्या करा जाएगा, लीवर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट। एंड ग्लाइकोजन आपको पता है क्या, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज है। जब आपको जरूरत होती है तो फिर से आप इसी ग्लाइकोजन को ब्रेक करके ग्लूकोज बनाते हो, जो आपका फिर से ब्लड के थ्रू, ब्लड कहाँ तक आएगा, मसल्स तक आएगा। अगर जरूरत है इस ब्लड ग्लूकोज का तो यूज करा जाएगा, अदरवाइज वो स्टोर कर दिया जाएगा वही लीवर में। तो पेन का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। पेन का मतलब ये है मसल्स में स्पेशली दैट इज द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। थोड़ा सा रिलैक्स करो, आराम करो, सही हो जाएगा, क्योंकि बॉडी काम कर रहा है। वो टाइम लेगा थोड़ा सा, लेकिन उसी टाइम को हमें कम करना है, मीन्स जल्दी आराम लेना है। तो दुनिया भर का क्या भर लेते हैं, पैरासीटामोल, पेन किलर, अलग अलग टाइप के पेन किलर्स आते हैं। तो आप अपनी बॉडी को डिस्टर्ब करने के लिए पेन किलर लेते हो, नहीं लेना चाहिए। अगर आपने किसी दिन, मान लो कि आपको रेगुलरली आपका रूटीन कुछ और है, किसी दिन 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ गया तो मसल्स में होएगी दिक्कत, पेन होएगा, ये जाहिर सी बात है। और वो जब पेन होएगा तो आपका मतलब ये चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं जाके घर पे कि वो पेन किलर ले लेना है ना। रोल क्या है, ये बैक फोर्थ मूवमेंट ऑफ मायोसिन का जो हेड है, मतलब हेड को आगे की तरफ फिर पीछे की तरफ स्लाइड कराने के लिए जो मूवमेंट करवाता है, उसके लिए एटीपी चाहिए। एंड डिटैचमेंट के लिए, जो क्रॉस ब्रिज बना था उसको डिटैच कराने के लिए भी एटीपी चाहिए। तो 2 रोल है एटीपी का, ये ध्यान रखना मसल कॉन्ट्रैक्शन में। और ये मैकेनिज्म है इनके कॉन्ट्रैक्शन की। ये आपका ये पिक्चर है कि जब सार्कोमियर का लेंथ कैसे रिड्यूस होता है। हाँ, ये ध्यान रखना है कि रिलैक्स स्टेट में मैक्सिमम लेंथ ऑफ द एच जोन, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज में कम होता जाएगा। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन में ओवरलैपिंग नहीं होता, लेकिन जब आप मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन करते हो तो जो एक्टिन का, दोनों का 2 आई बैंड का जो हेड है वो ओवरलैप कर जाता है।